हम आज की हमारी इस क्लास को, और हमारी जो क्लास है वो किसको लेकर के है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जो फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की क्लास है उसको लेकर के हमारी क्लास रहने वाली है। तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की पहली क्वेश्चन के साथ। तो फ्लूइड बैलेंस और इम्बैलेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज, कि जो एवरेज ह्यूमन अडल्ट बॉडी जो होता है उसके अंदर कितना परसेंट फ्लूइड होता है, ये बात आपको पूछी जा रही है। तो आपको पता होगा कि कितना फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर बात करें फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी, बॉडी के अंदर फ्लूइड के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो है अगर बात करें तो क्या है कि एक अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है अडल्ट, एक होता है चाइल्ड, एक है इन्फेंट, और एक होता है ओल्ड एज। अडल्ट के अंदर आपकी दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी है मेल और दूसरा है फीमेल। तो अगर इनमें फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो अडल्ट के अंदर बॉडी में टोटल बॉडी वेट का 60% क्या होता है, वाटर होता है। फीमेल के अंदर 50% जो है वो वाटर रहता है। बच्चे के अंदर सेम अडल्ट के जितना रहता है 60%। इन्फेंट जो होता है इसमें सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन है। और ओल्ड एज के अंदर 50%, फीमेल के अंदर 55 भी आप बोल सकते हो, 50 to 55 फीमेल के अंदर, बट ओल्ड एज के अंदर 50%। काफी बार यहां से एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको रखना है कि मोस्टली हाई रिस्क एज ग्रुप या कैटेगरी, एज ग्रुप फॉर फ्लूइड इम्बैलेंस। आपको बोला जा सकता है कि फ्लूइड इम्बैलेंस के लिए मोस्टली जो हाई रिस्क पर जो एज ग्रुप होता है वो कौन होता है, तो आप क्या बताएंगे, ओल्ड एज। यहां आपको पूछा गया है किसके बारे में, एक अडल्ट के बारे में पूछा गया है। अडल्ट, आपको पूछा गया है कि एक अडल्ट पर्सन के अंदर कितना एवरेज ह्यूमन बॉडी का वाटर होता है, तो आप क्या बताएंगे, 60%। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है, बी। यहां पर क्या है आपका राइट आंसर रहता है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट, आपकी बॉडी में दो तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक होता है इंट्रा सेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक कौन है, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है। इंट्रा का मतलब है इनसाइड और सेलुलर का मतलब है सेल्स। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। आउटसाइड द सेल, आउटसाइड फ्रॉम सेल जो फ्लूइड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। आउटसाइड सेल कहाँ हो सकता है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर हो सकता है। कहाँ हो सकता है, ब्लड वेसल के अंदर, जो आपका इंट्रावेस्कुलर है। आपका साइनोवियल फ्लूइड हो सकता है जो कोई कैविटी के अंदर
है ना, आपका CSF हो सकता है, आपका प्लूरल स्पेस वाला फ्लूइड हो सकता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो सकता है, ये सारी के सारी बातें रहती है। तो आपको पूछा गया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि यहाँ तीन चीजें तो क्या है, राइट है, और एक चीज क्या है, रॉन्ग है, और वो रॉन्ग वाली चीज आपने बतानी है। एक होता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि वहां पर एक चीज राइट होती है, तीन ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होते हैं, तो वहां पर आपने राइट वाली एक चीज बतानी होती है। एक्सेप्ट में एक चीज यहाँ रॉन्ग होगी, वो आपने बतानी है। पहला कह रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो ब्लड है, प्लाज्मा है, लिम्फ है, वो होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड होता है, सही है। तीसरा कह रहा है फ्लूइड विद इन द सेल, दिस इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये कौन सा फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर है। हमें तो क्या पूछा है, एक्स्ट्रा सेलुलर की बात की गई है। क्या बात हुई है हमारे साथ, तो एक्स्ट्रा सेलुलर पूछा गया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर बताओ, है कि नहीं। और फोर्थ है CSF एंड फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, तो ये भी क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, तो ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर है। जबकि फ्लूइड विद इन द सेल इज इंट्रा सेलुलर। राइट आंसर क्या है, सी है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या है, सी इज ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। इन ए हेल्दी अडल्ट, एक हेल्थी अडल्ट जो क्या है 70 kg का मेल है, एक हेल्थी अडल्ट जो 70 kg का क्या है, मेल है, उसके अंदर आपको पूछा है कि कितना परसेंट इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, कितना परसेंट इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। तो अगर हम फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड तो हमने कहा एक अडल्ट में टोटल बॉडी वेट का 60% होता है, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो क्या है, आप यहां से टोटल फ्लूइड निकालेंगे, 60% है तो 60 डिवाइड बाई 100, इस तरीके से लिख सकते हैं हम परसेंटेज को। और 70, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और 6 और 7, 42 लीटर फ्लूइड टोटल। एक 70 किलो हम वजन मान के चलते हैं एक अडल्ट का, उस अडल्ट के अंदर 42 लीटर फ्लूइड होता है। उस 42 लीटर फ्लूइड के अंदर 2/3 जो होता है, कौन, 2/3 फ्लूइड जो है वो कौन होता है, वो इंट्रा सेलुलर होता है। और 1/3 जो होता है वो कौन होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। This is extracellular fluid and this is intracellular fluid। समझ पा रहे हैं बात को। अब क्या है, हमें तो लीटर में पूछा ना, तो 42 लीटर तो क्या है, टोटल है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, और 3.5 हो नहीं सकता। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, दो है, 28 और 14। तो यहां से अगर निकालें, तो अगर आप 2/3 को कितने से करेंगे, 42 के साथ, तो 14 से 42, 3 पे कट गया, और 14 दूनी 28, तो यानी कि 28 लीटर तो क्या होता है, 28 लीटर तो होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और पीछे कितना बचेगा, तो पीछे 14 लीटर क्या होता है आपका, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अगर यहाँ आपको पूछा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, तो आप बताते 14 लीटर, आपको पूछा है इंट्रा सेलुलर, तो आप बता देंगे 28 लीटर। तो यहाँ पर क्या है, 28 लीटर जो है वो क्या होता है आपका, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है। क्या रहता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है। समझ पा रहे हैं बात को। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
इन ए हेल्दी मैन, एक हेल्दी मैन जो क्या है 70 kg का है, उसमें टोटल बॉडी वाटर कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, ये आपको पूछा जा रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए हेल्दी मैन हु वेट 70 kg, द टोटल बॉडी वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। तो हमने अभी अभी पिछले क्लास में देखा है, सॉरी पिछले स्लाइड पे देखा, हमने कहा कि एक हेल्दी एडल्ट जिसका 70 kg का वेट है, उसके अंदर 42 लीटर फ्लूइड होता है, जिसमें 2/3 क्या होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, और 1/3 क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आप राइट आंसर क्या कर देंगे, 42 लीटर यहाँ पर क्या रहने वाला है, टोटल फ्लूइड का अमाउंट रहने वाला है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ए इज ए राइट आंसर 42 लीटर। कितना, 42 लीटर। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। PR यादव बुक शुरू की हमने, फंडामेंटल के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरा का पूरा 5th एडिशन को हम देखेंगे। ये 5वां एडिशन चल रहा है। कौन सा है, 5th एडिशन। तो 5th एडिशन पढ़ रहे हैं हम, पूरी की पूरी जो है हम यहाँ पर जो है वो बुक को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है which among following type of people have highest concentration of water in their body, कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके अंदर क्या होता है हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है बॉडी के अंदर फ्लूइड का। एक आपके पास में ऑप्शन है फैट मैन, दूसरा है लीन मैन, तीसरा है फैट वुमेन, चौथा है लीन वुमेन। तो हमने अभी अभी पढ़ा था पीछे, हमने कहा कि एज ग्रुप के हिसाब से फ्लूइड का। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या होता है, जो वुमेन्स होती हैं, वुमेन, हमने कहा था वुमेन के अंदर क्या है, वुमेन के अंदर फ्लूइड का अमाउंट क्या था 50 to 55% या 55% तक बोल सकते हो होता है। चिल्ड्रन में हमने कहा था अडल्ट के बराबर होता है, और इन्फेंट के अंदर क्या होता है सबसे ज्यादा होता है था ना। तो हमने कहा था कि वुमेन हो गया है ना, चिल्ड्रन है, ओल्ड एज है ना। तो यहाँ इसमें क्या था 60%, और यहाँ क्या था 50%, और अडल्ट के अंदर कितना था 60% फ्लूइड था। कितना था 60% फ्लूइड था। तो क्या है कि जो लीन पर्सन जो आपके होते हैं, लीन मैन जो आप कह सकते हैं कि जो पर्सन नॉर्मल एक अडल्ट जो था उसमें कितना होता है 60%, और ये लीन मैन है यानी कि पतला आदमी है, तो इसमें फ्लूइड का अमाउंट क्या है पहले से कम जो है पहले की तुलना में क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि मास इसमें क्या है कम है, और मास का अमाउंट कम है, तो इसमें फ्लूइड क्या है ज्यादा होगा। और यही आपको पूछा है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर बॉडी, तो आप क्या बताएंगे लीन मैन के अंदर होगी। क्या होगी, लीन मैन के अंदर। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, राइट आंसर बी, लीन मैन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्लाइंट मोस्ट एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज ए, कि क्लाइंट जो मोस्ट रिस्क पर है किसकी, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की, किसकी रिस्क पर है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की रिस्क पे है, उस पर्सन के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि वो कौन होगा। पहला कह रहा है फीमेल होगी, दूसरा कह रहा है यंग मेल होगा, तीसरा कह रहा है चाइल्ड होगा, या फोर्थ कह रहा है इन्फेंट होगा। तो कौन होगा सबसे ज्यादा रिस्क पर, तो आप क्या बताएंगे। तो हमने कहा था कि सबसे ज्यादा फ्लूइड किसमें है, 80% फ्लूइड होता है इन्फेंट के अंदर, और सबसे ज्यादा है, तो यही सबसे ज्यादा रिस्क पर है डेफिसिट की। तो राइट आंसर यहाँ क्या रहने वाला है, राइट आंसर ये डी। क्या रहने वाला है राइट आंसर, राइट आंसर यहाँ क्या रहने वाला है, डी रहने वाला है, डी, कि ये जो बच्चा है यही सबसे ज्यादा रिस्क पर रहने
वाला है, आप ऐसा कह सकते हैं। ऐसा क्या कहानी रहने वाली है इसके पीछे? तो इसके पीछे की अगर मैं कहानी बात करूं तो हमने कहा कि इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट सबसे ज्यादा प्रोन होता है किसके लिए? डिहाइड्रेशन के लिए, है ना? क्या है? इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट मोर प्रोन होते हैं, है ना? इन्फेंट आर मोर प्रोन फॉर डिहाइड्रेशन बिकॉज बिकॉज एक तो क्या होता है इनका, किडनी इमेच्योर होती है, किडनी लेस मैच्योर। और किडनी कम मैच्योर है तो क्या होगा? यूरिन लेस कंसंट्रेटेड। यूरिन क्या होगा? कम कंसंट्रेटेड होगा, और कम कंसंट्रेटेड होगा तो उस कंडीशन में बॉडी से क्या होता है? पॉलीयूरिया होता है, और फ्लूइड का क्या होता है? लॉस होता है। समझ पा रहे बात को? दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा कारण है कि बच्चा क्या करता है, जो है वो एडजस्टमेंट के तौर पे ज्यादा क्या करता है, बॉडी से फ्लूइड का लॉस करता है कि नहीं? तो फ्लूइड का लॉस बच्चे में क्या होता है? ज्यादा होता है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि राइट आंसर यहाँ क्या है आपका? इन्फेंट रहने वाला है, इन्फेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, maintenance of fluid and electrolyte balance is more critical in children than adult because कि जो फ्लूइड का जो मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है, वो बच्चों में ज्यादा क्रिटिकल होता है चिल्ड्रन की तुलना में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, ये बात आपको पूछी जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप कह सकते हैं कि पहला कह रहा है, पहला ऑप्शन है कि जो बच्चे हैं उनमें सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है ज्यादा होता है, और अडल्ट में लेस स्टेबल होता है। तो अडल्ट के अंदर तो ज्यादा स्टेबल होता है, लेस स्टेबल नहीं होता है। तो ये बात तो गलत है। दूसरा कह रहा है प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन बॉडी इज लेस देन अडल्ट, अडल्ट की तुलना में बॉडी में इनके वाटर का प्रोपोर्शन कम होता है, कम नहीं होता है। तीसरा कह रहा है रीनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर, बिल्कुल सही बात है, ये ठीक है। फोर्थ कह रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट इज ग्रेटर देन इन अडल्ट, की अडल्ट से ज्यादा होती है इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की रिक्वायरमेंट। तो ये बात गलत है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? राइट आंसर की जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें किडनी का फंक्शन क्या है? इमेच्योर होता है। अभी अभी हमने इन्फेंट के बारे में बात की थी, है ना? तो किडनी क्या होती है? इमेच्योर होती है, और इमेच्योर होने की वजह से वहां पर क्या है, जो है वो फ्लूइड जो है वो ज्यादा, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का ज्यादा लॉस होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? सी। राइट आंसर क्या है? सी है, सी है कि नहीं? अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। द एल्डरली इंडिविजुअल इज एट ग्रेटर रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन देन मिडल एज अडल्ट बिकॉज एक अडल्ट जो क्या है, हायर रिस्क पे है, किसकी? हायर रिस्क पे है, किसका? तो आप कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन की। और वहीं अगर मैं बात करूं अडल्ट की, तो अडल्ट जो है वो कम रिस्क पे है। ऐसा क्यों, या क्या कारण है, आपको ये पूछा गया है। तो पहला आप कह सकते हैं कि एल्डरली हैव मोर मसल मास। जो एल्डर पर्सन होते हैं, जो बुढ़ापे में होते हैं, उनमें ज्यादा मसल मास नहीं होता, उनमें तो कम मास होता है, डिक्रीज होता है मास। दूसरा कह रहा है एल्डरली ड्रिंक लिटिल फ्लूइड, कि वो क्या है, कम फ्लूइड पीते हैं इसलिए होता है। ये बात भी, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। थर्ड कह रहा है देयर बॉडी आर ऑलमोस्ट 80% वाटर, नहीं, हमने कहा था 50% वाटर होता है उनमें। फोर्थ कह रहा है कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंटली, यस, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है कि जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो क्या है, कम यहाँ पर क्या है, एफिशिएंट होते हैं, थोड़ा अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं,
और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए पेशेंट द फ्लूइड बैलेंस इज इंडिकेटेड बाय, कि एक पेशेंट जिसमें फ्लूइड बैलेंस जो है वो इंडिकेट किया जा रहा है किसके द्वारा। पहला कह रहा है मॉनिटरिंग ऑफ वेट, दूसरा कह रहा है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वेट, तीसरा कह रहा है इनपुट आउटपुट और चार्टिंग, और फोर्थ कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो हमें क्या है, पेशेंट के अंदर फ्लूइड बैलेंस का इंडिकेशन यानी कि फ्लूइड का पता लगाना है। और फ्लूइड के जब भी क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा जो है एमएसएन के अंदर रीनल फेलियर के बारे में, और आपने पढ़ा होगा रीनल फेलियर पेशेंट के अंदर क्या होता है, फ्लूइड रिटेन करता है। क्या करता है, फ्लूइड का रिटेंशन होता है। और वहां पर फ्लूइड के रिटेंशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट का डेली वेट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, डेली का वेट चेक करते हैं। इसके अलावा आप आईओ चार्टिंग करते हैं उस पेशेंट का, है कि नहीं। इसके अलावा आप उसमें क्या देखते हो, एडिमा देखते हो। क्या देखते हो, एडिमा देखते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी क्या है, फ्लूइड का बैलेंस देखना है कि फ्लूइड कम हो रहा है या जो है वो नॉर्मल है। तो उसको देखने के लिए आप पेशेंट के वेट को मॉनिटर कर सकते हो, आप उसको फिजिकली एग्जामिन कर सकते हो, और उसका आईओ चार्टिंग करके पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या है, राइट है। सारे के सारे यहाँ पर क्या क्या है, राइट आंसर है, राइट। ऑल ऑफ दी अबव आर राइट देयर, सारे के सारे यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज शेयर करिएगा क्लास को, है ना। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ए पेशेंट कैन बी इजीली एसेस बाय। आपको पूछा जा रहा है, एक पेशेंट के अंदर आपने फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, वो क्या है, आपने एक पेशेंट का एसेस करना है। और आपको पूछा जा रहा है कि उसको आप इजीली एसेस कर सकते हैं किसके द्वारा। पहला कह रहा है बीपी के द्वारा, दूसरा कह रहा है पल्स रेट के द्वारा, तीसरा कह रहा है यूरिन आउटपुट, और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ दी अबो। तो आप किसके द्वारा कर सकते हो, तो क्या है, किसी पेशेंट में आप फ्लूइड और इलेक्ट्रोड देख रहे हो, तो जो फ्लूइड हमारा बॉडी के अंदर है, फ्लूइड फ्लूइड का काम क्या है, तो फ्लूइड का काम है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। सिस्टोलिक बीपी को क्या करना, मेंटेन करना। आपकी बॉडी में दो तरीके के बीपी होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर्म बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है, और सिस्टोलिक इज फॉर्म बाय आपका सिस्टोलिक बीपी। पल्स रेट, फ्लूइड अगर बॉडी में कम है या ज्यादा है तो आपने क्या है, पल्स का ग्रेड पढ़ा होगा। पल्स की क्या पढ़ी होगी आपने, ग्रेडिंग, +4 +3 +2 +1, है कि नहीं, इस तरीके से। और यहां आपने पढ़ा होगा कि फुल वॉल्यूम प्लस पल्स, बाउंडिंग, नॉर्मल, वीक वेरी, या जिसको आप थ्रेडी पल्स बोलते हो, है ना। तो इस तरीके से ये पल्स का क्या है, ग्रेडिंग रहता है। तो ये जो है, आप फ्लूइड की बॉडी में फ्लूइड कम है या ज्यादा है तो उसको भी आप एसेस कर सकते हो। और यूरिन आउटपुट हम कहते हैं कि नॉर्मल आउटपुट कितना होना चाहिए, नॉर्मल आउटपुट more than 30 ml/h या 0.5 ml/min होना चाहिए। और अगर इससे कम आ रहा है तो आप पेशेंट को क्या है, एसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों की तीनों ही क्या है, सही ऑप्शन है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज डी। राइट आंसर यहाँ क्या है, डी है, डी।
राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, पेशेंट है जिसको एक्सेसिव वॉमिटिंग है, हेमरेज लीड्स टू। एक्सेसिव वॉमिटिंग और हेमरेज किसको लीड कर सकते हैं? तो जब क्या है वॉमिटिंग होती है तो इस कंडीशन में बॉडी से क्या होता है, फ्लूइड का लॉस होता है। जब हेमरेज होता है तो बॉडी से क्या होता है, फ्लूइड का लॉस होता है। जब फ्लूइड का लॉस होगा तो बॉडी में क्या होगा, फ्लूइड की कमी होगी। फ्लूइड अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और फ्लूइड का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, हाइपोवोलीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपोवोलीमिया कहलाता है। तो आप क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे कि इस पेशेंट को क्या होगा, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। हाइपरवोलीमिया तो हो नहीं सकता, है कि नहीं? हाइपरवोलीमिया तो हो नहीं सकता। हाइपर कैसे होगा, बॉडी से फ्लूइड की कमी हो रही है तो हाइपोवोलीमिया होगा। फ्लूइड ओवरलोड नहीं हो सकता है, फ्लूइड डेफिशिट होता है। क्या होता है, फ्लूइड डेफिशिट होता है। तो फ्लूइड ओवरलोड ना होके फ्लूइड डेफिशिट होता है। एडिमा नहीं होता है पेशेंट के अंदर, एडिमा ये हाइपरवोलीमिया। तो ये तीनों के तीनों वॉल्यूम ज्यादा के जो है फैक्टर देते हैं। ये तीनों यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि राइट आंसर क्या रहेगा, हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन फ्लूइड मूव फ्रॉम। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, वाई हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, तीन तरीके के डिहाइड्रेशन होते हैं। अगर आप डिहाइड्रेशन के टाइप पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन जो है उस डिहाइड्रेशन की अगर मैं टाइप की बात करूं, टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन टाइप्स। तो डिहाइड्रेशन कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप्स। एक होता है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। एक होता है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन और एक होता है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। तीन तरीके का क्या होता है, डिहाइड्रेशन रहता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। फर्स्ट मैं बात करता हूं कि डिहाइड्रेशन को आप क्या कह सकते हो, फ्लूइड डेफिशिट भी बोल सकते हो, है कि नहीं? क्या बोल सकते हो, फ्लूइड डेफिशिट भी बोल सकते हो। तो अगर देखें कि फर्स्ट एक नंबर पे मैं बात करूं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के बारे में, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होता है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर तो यहां पर क्या होता है, वाटर और जो आपके सोल्यूट है, आप कह सकते हो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर। सोल्यूट कौन है आपका, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, प्लाज्मा प्रोटीन हो गए, क्लोटिंग फैक्टर हो गए, है ना, सारे के सारे। तो क्या है कि अगर ये दोनों क्या हो रहे हैं, अगर एक इक्वल प्रिपोर्शन, लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन, या मैं कह सकता हूं इक्वल अमाउंट। अगर ये क्या है, इक्वल अमाउंट में लॉस हो रहे हैं तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन बोलो। क्या बोलोगे, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। दूसरा होता है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा, तो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन आप कह सकते हो कि यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का लॉस, जैसे हाइपो का मतलब क्या है, कम हो गया,
तो कम कौन होगा? तो कम होंगे आपके सॉल्यूट्स जो क्या है अंदर घुल रहे हैं, और पानी यहाँ क्या होगा? कम लॉस होगा। तो यहाँ क्या होता है? वाटर लॉस तो होगा कम, वाटर लॉस तो क्या होता है? कम होता है। और जो आपके सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मतलब अभी हमने बताया इलेक्ट्रोलाइट, प्लाज्मा, प्रोटीन, इनका लॉस क्या होगा? ज्यादा, मोर। तो इससे क्या हो जाता है? तो यहाँ पर क्या है? डाइल्यूटेड कंडीशन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। और एक है आपका हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, तीसरा होता है कौन? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन की अगर बात करूं तो यहां पर क्या होगा? जो वाटर है उसका लॉस जो है वो भी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस भी क्या होता है? यहाँ पर ज्यादा होता है। बट क्या है, फिर यहाँ पर कुछ मात्रा में क्या होता है? जो फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है? सेल की तरफ या इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर शिफ्ट हो जाता है। समझ पा रहे बात को? यहाँ पर क्या होता है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में? वाटर लॉस मोर, वाटर का लॉस भी ज्यादा होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस मोर। ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, ज्यादा ही यहाँ पर क्या होता है? फ्लूइड का लॉस होता है। और इस कंडीशन में साथ साथ क्या होता है? फ्लूइड माइग्रेट कर जाता है, फ्लूइड शिफ्ट टू, फ्लूइड कहाँ शिफ्ट कर जाता है? सेल्स की तरफ, या जो है इंटरस्टिशियल टिश्यू की तरफ सेल शिफ्ट कर जाएगा। सेल्स, हाँ शिफ्ट टू, सॉरी, सेल्स टू इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना? सेल से इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ। और इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है? आपको क्या देखने मिलता है? सेल का डिस्ट्रक्शन या श्रिंकिंग देखने को मिलती है ना? तो यहाँ पर इस तरीके से क्या है? आपको तीन तरीके के डिहाइड्रेशन देखने को मिलते हैं, हाइपरटोनिक, है ना, हाइपोटोनिक, और जो है आपका आइसोटोनिक। तो हमने कहा कि हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में फ्लूइड सेल टू इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ। और यहाँ पर क्या होता है? जो है आपका सेल का जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? टूटता है, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन बनती है। क्या बनती है? प्लाज्मोलाइसिस। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि हाइपरटोनिक्स डिहाइड्रेशन के अंदर फ्लूइड कहाँ से मूव करता है? इंटरस्टिशियल स्पेस टू सेल जाता है, सेल टू इंटरस्टिशियल स्पेस जाता है, सेल टू बॉडी कैविटी जाता है, इंट्रावास्कुलर टू बॉडी कैविटी जाता है। तो आप क्या बोलोगे? सेल से इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ जाएगा। कहां पर? सेल टू इंटरस्टिशियल स्पेस। राइट आंसर क्या है? सेल टू इंटरस्टिशियल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच, सॉरी, which type of solution cause water to shift from cell to plasma? कौन से टाइप का सॉल्यूशन है जो क्या करता है? वाटर को सेल से प्लाज्मा की तरफ शिफ्ट करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन से टाइप का सॉल्यूशन है जो सेल को वाटर से प्लाज्मा की तरफ क्या करता है? शिफ्ट करने का काम करता है। तो आप क्या बताएंगे? कौन सा फ्लूइड होता है? तो हमने अभी अभी पढ़ा है, हमने कहा कि सेल से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर या प्लाज्मा की तरफ हाइपरटोनिक जो डिहाइड्रेशन है उसके अंदर होता है। तो हाइपरटोनिक फ्लूइड क्या करता है? जब आप क्या करेंगे? हाइपरटोनिक फ्लूइड देंगे पेशेंट को, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या कॉज करेगा? सेल से प्लाज्मा के अंदर, है ना, जब शिफ्टिंग कर देगा फ्लूइड की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है? राइट रहता है, डी।
है ना। अगर आप क्या करते हैं, जैसे एक होता है आइसोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड जो होता है, आइसो मतलब सेम, टॉनिक मतलब टोन, टू बॉडी, बॉडी की टोन के सेम टोन होती है, या आप कह सकते हो कि इसका कंसंट्रेशन इक्वल टू प्लाज्मा, है ना। हाइपोटोनिक जो होता है इसका कंसंट्रेशन लेस टू प्लाज्मा, कंसंट्रेशन लेस टू प्लाज्मा। ये इसमें क्या होता है, इसमें फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम प्लाज्मा टू सेल, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब देते हैं तब क्या होता है, सॉल्यूशन जो है वो कहां से, प्लाज्मा से सेल की तरफ क्या करता है, शिफ्ट करता है। हाइपरटोनिक इसका कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन मोर टू द, मोर टू प्लाज्मा, और ये क्या करता है, ये पुल करता है, पुल फ्लूइड फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा बोलो या ब्लड वेसल, प्लाज्मा इज प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, है ना। ये क्या है, ये ना ही तो इससे फ्लूइड जो है वो खींचता है, ना ही शिफ्ट करता है, तो ये क्या है, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी में बना रहता है। ये क्या करता है, इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर अमाउंट, इंट्रावेस्कुलर अमाउंट ऑफ फ्लूइड। नॉर्मली जब भी क्या है, किसी पेशेंट को कोई डायरिया है, वॉमिटिंग है ना, डायरिया वॉमिटिंग ऐसी कंडीशन है, तो वहां पर इसी फ्लूइड को हम देते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक यूज इन सेलुलर श्रिंकेज, जब सेल क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन